गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संतोष सर आप लोगों को ज्योग्राफी सेकेंड चैप्टर पढ़ा रहे थे। तो इसमें हम लोग ड्रिप इरिगेशन हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ना था। तो आइए हम लोग आज स्टडी करते हैं ड्रिप इरिगेशन के बारे में। इट इज़ द स्लो रिलीज ऑफ वाटर टू ईच प्लांट to conserve water and prevent soil run off with too much of water। ड्रिप एरीगेशन जो होता है उसका क्या खूबी है? तो इसका खूबी ये है कि इसमें जो वाटर होता है वो काफ़ी स्लोली रिलीज करता है। दूसरा, यह सॉइल को प्रिवेंट करके रखता है, मतलब कि इसकी जो वाटर पानी जो बहता है तो वह उसका रफ्तार काफ़ी कम होता है, जिसके कारण मिट्टी को यह अपने साथ बहा करके नहीं ले जाता है, मिट्टी को वह प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट, शेल्टर वेल्ट्स और वाइंड ब्रेकर्स। शेल्टर वेल्ट क्या है? देखिए, दिस एक्ट एज बैरियर्स अगेंस्ट फास्ट ब्लोइंग विंड। It is usually made up of one or more row of tree or shrub planted to provide shelter from wind and prevent soil erosion। soil erosion को रोकने का, कम करने का तरीका है कि उस रास्ते में जहाँ काफ़ी तेज़ हवा चलती है, ब्लो करती है, विंड ब्लोइंग सबसे तेज़ होता है, वहाँ पे हम कोई पेड़ लगा करके, कई लाइन में अधिक से अधिक पेड़ लगा करके या सर्व टाइप का प्लांट जो है वो लगा करके हम सॉइल के इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। व्हाट वी कैन डू, तो इसमें देखिए, To control soil erosion caused by human activity, the following step can be taken। हम लोग सॉइल इरोजन को कैसे रोक सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, तो उसको पॉइंट बाय पॉइंट इसमें दिया गया है। टू स्टॉप एक्सक्लूसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड मशीनरी फॉर फार्मिंग। इसमें यह कह रहा है कि सॉइल को डिग्रेड होने से बचाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो फर्टिलाइज़र का कम से कम यूज़ करना चाहिए, पेस्टिसाइड्स का कम से कम यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट, सेट अप द प्रोसेस ऑफ द एफॉरेस्टेशन और प्लांटिंग ट्री। हम लोगों को फिर से वो प्रोसेस करना चाहिए, किस चीज़ का? एफॉरेस्टेशन का, पेड़ पौधा फिर से लगाने का, और हम लोगों को कुछ नया पेड़ पौधा जो है वो लगाना चाहिए। इस तरह से हम सॉइल को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। टू प्रिवेंट सॉइल पॉल्यूशन थ्रू सीपेज ऑफ केमिकल एंड अदर इंडस्ट्रियल वेस्टेज। सॉइल पॉल्यूशन को रोकने का एक तरीका और यह भी है कि जो हम सीवेज से जो पानी छोड़ते हैं उसमें कई तरह का केमिकल मिला होता है, या इंडस्ट्रीज से जो वेस्टेज निकलता है, जो गंदा पानी निकलता है, वह कई तरह के केमिकल उसमें मिले होते हैं। उसको खुली जगह पे, खुली लैंड एरिया पर अगर छोड़ देंगे तो वहाँ का जो सरफेस है लैंड का, वह मिट्टी जो है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो इसको हम लोगों को नहीं करना चाहिए। टू प्रिवेंट एक्सक्लूसिव accumulation of salt by substable irrigation method and planting salt resistant plant like tall wheatgrass, sunflower, spinach, अल्फाल्फा etc। नेक्स्ट, इसमें यह कह रहा है कि कुछ ऐसा हम लोगों को करना चाहिए जिससे सॉइल में जो साल्ट मिला हुआ है वह साल्ट जो है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाए, या कुछ ऐसा प्लांट लगाना चाहिए जिससे उस साल्ट की जो मात्रा है वह कम हो सके। जैसे
व्हीट ग्रास है या सनफ्लावर है, स्पिंच है, अल्फाल्फा है, इन सारी चीज़ों को लगाना चाहिए। नेक्स्ट, टू कंट्रोल सॉइल एसिडिफिकेशन थ्रू द करेक्ट यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ क्रॉप। नेक्स्ट ये बतला रहा है कि एसिड का जो मात्रा सॉइल में बढ़ रहा है, इसको कम करने का तरीका है कि हम जितनी ज़रूरत हो उतने ही फर्टिलाइज़र का यूज करें, और दूसरा हम उस तरह के ही क्रॉप को चूज करें जो उस मिट्टी के लिए अप्रोप्रिएट है, मतलब जो उस मिट्टी के लिए उपयोगी है जहाँ पे वो हो सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आज वाटर रिसोर्स के बारे में। तो वाटर के बारे में तो आप जानते ही हैं कि हमारे लिए काफ़ी एसेंशियल है। तो देखिए इसमें क्या है। सो वाटर इज़ द बेसिक टू लाइफ एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। मतलब वाटर जो है वह हमारे लाइफ के लिए काफ़ी बेसिक चीज़ों में आता है और यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। यह रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ द कलरलेस, ऑडोरलेस एंड टेस्टलेस। वाटर जो होता है वह उसका कोई अपना रंग नहीं होता है, कोई उसका शेप नहीं होता है, और ना उसका कोई अपना टेस्ट होता है। इट इज़ द ओनली रिसोर्स दैट इज़ अवेलेबल इन 3 डिफरेंट फॉर्म। यह एक ऐसा रिसोर्स है जो 3 अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है। लिक्विड रूप में है जो ओशन, रिवर और लेक में मिलता है। गैस के रूप में है जो वाटर वेपर है जो एटमॉस्फेयर में मिला होता है। सॉलिड रूप में भी है जो आइस के फॉर्म में होता है, जो माउंटेन में या पोलर रीजन में हम लोग को मिलता है। वाटर कवर्स 71% ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का जो 71% एरिया है उसको वाटर कवर करता है। द अर्थ इज राइटली कॉल्ड द वाटर प्लेनेट और ब्लू प्लेनेट। अर्थ को अगर सही हम कहें तो इसको वाटर प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं या ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। किसको? अर्थ को। ओशन कवर द 2/3 ऑफ द टोटल बट ऑल ऑफ इट इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओशन जो है वहाँ पे जितना भी वाटर रिसोर्स अवेलेबल है उसका 2/3 भाग है ओशन में, लेकिन यह फिट नहीं बैठता है किस चीज़ के लिए? ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। मतलब यह मानवीय उपयोग के लिए संभव नहीं है, इसका यूज़ नहीं होता है। मच ऑफ द फ्रेश वाटर दैट सर्व एज ए रिसोर्स फॉर ह्यूमन इज प्रोवाइडेड बाई प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट यह बतला रहा है कि जो फ्रेश वाटर है वह हमें किस तरह से मिलता है, तो यह प्रेसिपिटेशन के द्वारा हम लोगों को प्रोवाइड होता है। सम ऑफ दिस वाटर सॉक्स इनटू द ग्राउंड एंड स्टोर्ड इन सॉइल एंड पोरेज ऑफ रॉक्स। इसमें यह कह रहा है कि कुछ वाटर जो होता है वह ग्राउंड के नीचे स्टोर होता है या रॉक्स या मिट्टी जो होता है उसमें मिला होता है। ए स्मॉल पार्ट ऑफ फ्रेश वाटर एग्जिट इन द रिवर एंड स्ट्रीम्स। इसमें कुछ फ्रेश वाटर जो है एक छोटा सा मतलब जो भाग होता है फ्रेश वाटर का जो रिवर में है और वह स्ट्रीम मतलब गर्म होकर के भी एटमॉस्फेयर में मिला हुआ है। ऑल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्योर वाटर टू लिव एंड सो डू ह्यूमस। मतलब जितना भी ऑर्गेनिज्म होता है उस सारे ऑर्गेनिज्म को रिक्योर होता है, जिसको ज़रूरी होता है किस चीज़ का? वाटर का। किस चीज़ के लिए? जीने के लिए और ह्यूमस को बनाने के लिए भी। वी नीड वाटर
for drinking, bathing, cleaning, cooking and other household use। वाटर का जो यूज है वो डिफरेंट टाइप का यूज होता है। पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, सफाई के लिए, खाना बनाने के लिए और अदर और भी बहुत सारा काम उसका किया जाता है, घर में उसका यूज होता है। इरिगेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इरिगेशन के लिए भी इसका यूज होता है और इंडस्ट्रियल पर्पस से भी इसका यूज किया जाता है। Beside, rivers and streams provide means of the transportation and recreation। रिवर और स्ट्रीम जो होता है वहाँ पे जो वाटर का यूज होता है वह किस चीज़ के लिए होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। वाटर इज़ द सो इम्पॉर्टेंट द एंशियंट सिविलाइजेशन सेटल्ड एंड विल टाउन एंड सिटी नियर वाटर सोर्स। वाटर का जो इम्पोर्टेंट है आप इससे समझ सकते हैं कि एंशियंट सिविलाइजेशन में भी जो सेटलमेंट होता था, जो टाउन बनता था, जो शहर बसता था, वह किसी न किसी नदी के किनारे, किसी न किसी वाटर रिसोर्स के किनारे ही वह टाउन बनता था। फ्रेश वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रेश वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से है। तो देखिए, यू नो दैट 97.5% ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज साल्ट वाटर एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज। मस्ट ऑफ लिटिल फ्रेश वाटर वी हैव इज फ्रोज इन एज आइस शीट्स एंड माउंटेन ग्लेशियर। नेक्स्ट इसमें बतला रहा है कि फ्रेश वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप से है। तो 97.5% जो पानी का सोर्स है अर्थ सरफेस पे वह साल्ट उसमें मिला हुआ है, नमक मिला हुआ, नमकीन पानी है जिसका यूज हम लोग नहीं कर सकते या ह्यूमन के यूज के लिए वो फिट नहीं है। कुछ ऐसा भी फ्रेश वाटर है जो जमा हुआ है, फ्रीजिंग रूप में है, आइस के फॉर्म में है, आइस शीट के फॉर्म में है, जो कहाँ पे है तो माउंटेन ग्लेशियर में है। लेक, पॉन्ड, रिवर एंड स्ट्रीम आर द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। लेक हो गया, पॉन्ड है, रिवर है और स्ट्रीम्स है, ये सब सोर्स है फ्रेश वाटर का। वेटलैंड्स सच एज ए स्वम्प्स एंड मार्शेज ऑल्सो हैव फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का और भी सोर्स है, जैसे स्वम्प हो गया, मार्शेज एरिया हो गया, वो सब। दिस वाटर इज द साल्ट फ्री एंड accounts for less than 0.5% of the world water supply। इसमें यह कह रहा है कि यहाँ पे जो वाटर है वह लेस देन 0.5% ऑफ द वर्ल्ड में जितना भी फ्रेश वाटर है, जो साल्ट फ्री वाटर जिसको बोलते हैं, उसका लगभग 0.5% है। Water is not evenly distributed and neither can be added for the subtract, but it remains in constant motion, which you have already read about in a water cycle। अब इसमें यह बतला रहा है कि वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह अनइवन है, मतलब कि वह हर जगह एक समान नहीं है, जिसको हम लोग वाटर साइकिल में पढ़े भी हैं पिछले क्लास में। द वाटर फ्रॉम ओशन इवोपरेट इनटू एयर, देन इट फॉल एज रेन ऑन लैंड। ओशनिक एरिया में जो वाटर का रिसोर्स है वह इवोपरेट करता है और एयर में जाकर के वह इवोपरेट किया हुआ वाटर कंटेंट मिल जाता है, जो रेन के रूप में, बारिश के रूप में लैंड एरिया में होता है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेरीज considerably. Some places receive heavy rainfall which other hardly get any. This is the reason why water supplies also vary across the world।
अब जहाँ तक रेनफॉल की बात है तो रेनफॉल भी दुनिया के सभी जगहों पे एक ही जैसा नहीं होता है। कहीं पे अधिक बारिश होता है, कहीं पे मध्यम और कहीं पे कम बारिश होता है। यह डिपेंड करता है कि उस एरिया में जो वाटर का जो सप्लाई है वो किस टाइप का है। थैंक यू बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं यूज ऑफ वाटर के बारे में। वाटर का हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्या उसका यूज होता है। वाटर यूजेस वेरीज फ्रॉम द रीजन टू रीजन एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द पर्पस फॉर विच इट इज़ यूज्ड। वाटर का जो यूज होता है वह रीजन मतलब क्षेत्र से, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं, कई तरीके से इस यूज करते हैं। डिपेंड इस बात पे करता है कि इसका हमको किस पर्पस में यूज करना है। वाटर इज़ द एसेंशियल फॉर आवर बॉडी एंड एवरीबॉडी ड्रिंक इट, इवन एनिमल ड्रिंक वाटर फॉर सर्वाइवल। मतलब यह कह रहा है कि हम लोगों के लिए, जीव जंतु के लिए, सभी के लिए वाटर जो है वो एक एसेंशियल चीज़ है जो हम लोग पीते हैं। यह हम ही लोग के लिए नहीं, जीव जंतु के लिए भी है, जानवरों के लिए भी है। इट इज़ द यूज फॉर वॉशिंग इन्यूमरेबल थिंग्स एंड आइटम्स लाइक क्लॉथ, व्हीकल, फॉर द कंस्ट्रक्शन, वेथिंग, etc। इसका जो यूज होता है वो कई पर्पस में होता है। कपड़ों को साफ़ करने में, गाड़ी व्हीकल में इसका यूज होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क करने में इसका यूज करते हैं हम लोग। कई तरह से वाटर का यूज होता है। अब इसमें देखते हैं कि जो यूजेज है, सम यूजेज के बारे में। जैसे ऊपर में 2.9 में सम यूज ऑफ वाटर, मतलब वाटर का कुछ जो यूज है उसके बाद उसका पिक्चर यहाँ पे दिया है, फिगर दिया है। तो देखिए, एग्रीकल्चर में नियरली 70% ऑफ वाटर इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर मेनली फॉर इरिगेशन। एग्रीकल्चर में जो वाटर है उसका 70% यूज होता है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में किस लिए? इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। द मेन इशू इज दैट फार्मर्स आर withdrawing water at a faster rate than it is being replaced. It estimated that 3 cubic meter of water is required to produce 1 kg of rice. वाटर जो है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर वर्क में। इसमें काफ़ी यूज़ किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया है कि 1 क्यूबिक फीट जो होता है, 3 क्यूबिक फीट जो होता है उसमें 3 क्यूबिक फीट में जो वाटर का हम यूज़ करते हैं वहाँ पे 1 केजी हम राइस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशंस ऑफ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर। मतलब एक UN का फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका यह मानना है कि फ्रेश वाटर जो कम हो रहा है उसको कम होने का जो कारण है वो है एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर में फ्रेश वाटर का सबसे अधिक यूज हो जा रहा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम पनबिजली के नाम से भी जानते हैं, इसमें भी वाटर का ही यूज होता है। तो देखिए, लार्ज स्केल रिवर वैली प्रोजेक्ट दैट प्रोवाइड द वाटर फॉर इरिगेशन आल्सो जनरेट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड कंट्रोल्ड फ्लड वाटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि जो बहुत रिवर सब जो है उस रिवर पे एक वैली, घाटी बनाया गया है और वहाँ पे पानी को, वाटर का लॉजिंग किया जाता है, जमा किया जाता है और इस तरह से उसको धीरे धीरे करके रिलीज़ किया जाता है। इरिगेशन वर्क में वह वाटर जो है उसका यूज भी होता है। उसके साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी
पावर जो है वो भी जनरेट होता है। तीसरी उसकी खूबी यह है कि यह फ्लड जो करता है, जो बाढ़ वगैरह आता है, उससे भी कंट्रोल करता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड अकाउंट फॉर द 90% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। मतलब पूरा वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, तो टोटल पावर प्रोडक्शन का 90% जो पावर प्रोडक्शन होता है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से होता है। दिस प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड large dam across the river. In all there are the 45,000 dam in the world. अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो होता है वह कैसे बनता है, तो उसके लिए रिवर पर एक लार्ज बहुत बड़ा डैम बनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में इस टाइप का 45,000 डैम है। कनाडा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फॉलोड बाय द यूएस एंड ब्राज़ील। कनाडा जो है वह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करने में सबसे अग्रिम है, सबसे आगे है, और उसी को फॉलो करता है यूएस और ब्राज़ील भी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स चीप पावर। इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वह बहुत ही कम कीमत पे पावर को प्रोवाइड करता है, देता है, और यह ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। हाउएवर दिस प्रोजेक्ट हैव हैड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। और चूँकि यह रिड्यूस करता है ग्रीन हाउस, हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट रखने वाला चीज़ है। इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पे। लार्ज डैम हैव लीड टू लॉस ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। बड़ा डैम बनने से क्या होता है कि जो फॉरेस्ट एरिया है, जो जंगल का एरिया है, वो समाप्त हो रहा है, वाइल्ड लाइफ जो है वो समाप्त हो रहा है, और हमारा बायोडाइवर्सिटी जो है वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। हंड्रेड्स ऑफ पीपुल हैव बीन डिस्प्लेस। और जहाँ पे डैम बनता है उसके आसपास का जो पॉपुलेशन होता है वो पॉपुलेशन वहाँ से डिस्प्लेस कर जाता है। सॉइल हैव बीन डिग्रेडेड बाय द कंटिन्यूअस इरिगेशन एंड सेलिनेशंस। और वहाँ का जो उसके आसपास का जो मिट्टी होता है वह मिट्टी भी डिग्रेड करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेगुलर इरिगेशन होता रहता है, वहाँ पे वाटर लॉजिंग हो जाता है। इंडिया हैज़ ओवर 4,000 डैम इन ऑपरेशन। इंडिया में कितना डैम है? तो 4,000 डैम है। दीज आर पार्ट ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। द हीराकुंड project in Odisha, the Wakranangal project in Punjab, the Damodar Valley project in Bihar and West Bengal, the Tungabhadra project in Andhra Pradesh, Karnataka, and Rihalkhand project in the Uttar Pradesh are a few of the multi-purpose project in India. मतलब इंडिया में 4,000 जो डैम बना हुआ है वह मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए है, जिसमें कुछ नाम है हीराकुंड हो गया, वाकरा नांगल हो गया, दामोदर वैली हो गया। इस टाइप का जो प्रोजेक्ट है जो इंडिया में है, कर्नाटक में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी, ये सब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। The dam have helped in increase agriculture production gradually in India, but they have not been cost effective. Also, thousands of acres of land have been submerged while building this dam that have डिस्प्लेस ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ। डैम जो है वह हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए तो हेल्पफुल है, लेकिन इसका एक बड़ा ही कीमत चुकाना पड़ता है। किस रूप में?
तो उसके आसपास के जो लोग हैं, जो ह्यूमन है, वह डिस्प्लेस वहाँ से करता है, जो वाइल्ड लाइफ है वो वहाँ से डिस्प्लेस करता है। नेक्स्ट इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडस्ट्री के बारे में। तो देखिए इंडस्ट्री में क्या है, सो द यूज ऑफ वाटर बाय इंडस्ट्री वेरीज फ्रॉम द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज़ द रीजन वाई USA, कनाडा, रसिया display higher use of water for industry than for agriculture। मतलब इसमें ये बतला रहा है कि इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए वाटर जो है वो काफ़ी यूज़फुल होता है। जैसे कुछ नाम दिया है, US है, कनाडा है, रसिया है। यहाँ पे सबसे अधिक वाटर का यूज होता है कहाँ पे, तो इंडस्ट्री में। किसके अपेक्षा, तो एग्रीकल्चर के अपेक्षा। द वर्ल्ड एवरेज वाटर यूजेज इन अबाउट 22% ऑफ फॉर इंडस्ट्री। वर्ल्ड में जो एवरेज वाटर का यूजेज होता है उसमें 22% जो यूज है वह इंडस्ट्री में होता है। डेवलप्ड कंट्री यूज फॉर एवरेज अराउंड 49% ऑफ विल लेस डेवलप्ड कंट्रीज फॉर यूज 8% ऑफ टोटल अवेलेबल वाटर। मतलब इसमें यह कह रहा है कि डेवलप्ड और डेवलप कंट्री में अगर हम ये देखते हैं तो जो एवरेज यूज होता है वह डेवलप कंट्री में 59% वाटर का यूज होता है इंडस्ट्री में, और लेस डेवलप जो कंट्री है उसमें 8% यूज होता है वाटर का इंडस्ट्री में। इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट्स टू वाटर पॉल्यूशन टू। इट इज़ बिलीव दैट द डेवलपिंग कंट्रीज डैम about 70% of the untreated industrial waste into water bodies। अब इसमें यह कह रहा है कि इसका एक गलत इम्पैक्ट क्या है, सो देखिए जो डेवलपिंग कंट्री है वह डेवलपिंग कंट्री 70% जो यूज़ किया हुआ वाटर होता है वह कहीं भी रिलीज़ कर देते हैं अनट्रीटेड, मतलब बिना उसका ट्रीटमेंट किए हुए उसको कहीं भी रिलीज़ कर देते हैं, जो वाटर पॉल्यूशन को बढ़ाता है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।